कामकार और आज हम क्लास 9th का चैप्टर साउंड कर रहे हैं। ये साउंड चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके पहले वाले वीडियोस में अपन ने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि क्रस्ट ट्रफ क्या होता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है। फिर सेकंड वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि स्पीड होती है साउंड की, वो कितनी होती है, स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है या लिक्विड में ज़्यादा होती है या गैसेस में। ये सब टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर मेनली टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो साउंड होता है वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है। क्लास 8th में हमने पढ़ा है कि जो अपन ने देखा होगा कि जब अपन खाली मैदान में या फिर बड़ा सा रूम जो होता है वो खाली रहता है, उस पर जब हम चिल्लाते हैं तो जैसे बच्चे हुआ हु करते हैं तो उस पर वो आवाज़ गूंजती क्यों है? वो आवाज़ इसीलिए गूंजती है क्योंकि वहाँ पे साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ये एक मैंने बेसिक सा एग्जांपल दिया, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कितनी दूरी होनी चाहिए कि साउंड रिफ्लेक्ट हो, और छोटे रूम में साउंड रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता, बड़ी जगह पे क्यों साउंड रिफ्लेक्ट होता है। जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं जहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं, वहाँ पे जो सिंगर होता है गाना गाता है, तो वो जब गाना गाता है तो कैसे साउंड रिफ्लेक्ट होने से बचाया जा सकता है ताकि लोगों को गाना अच्छी तरह से सुनाई दे। तो ये सब टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या लिखा है? बाउंसिंग बैक, मतलब कि ये साउंड रे सब जा रही है ऐसे से और यहाँ पे हार्ड वॉल आ गई तो ये बाउंस बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस। जब साउंड ट्रेवल करता है और वो कोई हार्ड सरफेस को बाउंस बैक करता है, जैसे बॉल अपन कहते हैं, ऐसे बॉल फेंकते हैं और कहते हैं कि बॉल जो है वो बाउंस बैक कर रही है, तो वैसे ही साउंड भी जब कोई हार्ड सरफेस को टच करता है तो वो भी बाउंस बैक करता है। इसी को अपन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। फिर सेकंड में लिखा हुआ है साउंड इज रिफ्लेक्टेड वेल फ्रॉम हार्ड सरफेसेस सच एज वॉल, मेटल शीट, हार्डवुड। जो साउंड होता है वो किस सरफेस से ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है? जो हार्ड होती हैं, जैसे कोई हार्ड लकड़ी का कार्डबोर्ड हो गया उससे अच्छे से होगी, वॉल हो गई, मेटल शीट जो रहती है वो एकदम हार्ड रहती है, उससे साउंड जो है अच्छे से बाउंस बैक होता है। जैसे कि जब अपन बॉल से खेलते हैं, बेसिकली लड़के जो हैं वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हम बॉल जो वो सोफे पे फेंकते हैं तो वापस नहीं आती उतनी स्पीड से, लेकिन जब वही बॉल जो होती है क्रिकेट मैच में जो अपन बॉल यूज़ करते हैं उसको जब हम बॉल में फेंकते हैं तो तेजी से बाउंस बैक करती है। तो वही है कि साउंड भी उसी तरह बॉल की तरह है कि साउंड भी हार्ड सरफेस से ज़्यादा अच्छे से बाउंस बैक करता है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपन ने 8th क्लास में पढ़ा है, जिसे नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। लाइट ऐसे जाती थी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती थी। अब यहाँ पे सेम वैसे होता है, साउंड वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं और वो बाउंस बैक होती हैं। और फिर अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज पढ़े थे। फर्स्ट लॉ क्या था? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे अपन किसे कहते थे? जो रेस जा रही है, ये जैसे कि बॉल जा रही है, हमने फेंक रहे हैं तो ये इंसिडेंट रे अपन मान सकते हैं। फिर जब वो बॉल है उस पर स्ट्राइक करती है फिर बाउंस बैक करती है, फिर जो वो वापस आ रही है बॉल है उसको हम कह सकते हैं वो रिफ्लेक्टेड रे है ना। और फिर सेकेंड लॉ होता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर सेम। जैसे कि ये ऐसे होता था और ये रेस ऐसे आ रही होती थी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती थी, तो ये एंगल जितने एंगल से ये आ रही है, मानो 30 डिग्री के एंगल से आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट भी कितने डिग्री के एंगल से होती थी? 30 डिग्री। तो सेम साउंड भी ऐसे होता है, जितने भी डिग्री एंगल पे साउंड जा रहा होता है और फिर वो जब वॉल को स्ट्राइक करता है वो उतने डिग्री के एंगल से वापस भी आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिससे कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसे हम मान लेते हैं ये ड्राइंग बोर्ड लिखा हुआ है, ड्राइंग बोर्ड गया बाहर में, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, एक लकड़ी का टुकड़ा हमने ले लिया और इसको ऐसे खड़े करके लगा लिया है, ठीक है। ये सीधे सीधे समझ लो। अब ये एक पाइप का टुकड़ा मान सकते हैं या फिर वो कवर जिसपे रोल होके आता है, वो पुट्ठे का रहता है ना गोल गोल, अपन उसे कान पे लगा के एक दूसरे के बोलते हैं, वही चीज यहाँ पे हमने ले ली है, ठीक है। और ये एक अलार्म क्लॉक ले ली है। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसी घड़ी बनी है जिसमें कांटे ही नहीं है, तो मैं कांटे बना देती हूँ।
ठीक है। ये हमारी घड़ी है, अलार्म क्लॉक है, ठीक है। ये बताओ अब आज के जमाने में किसके किसके पास अलार्म क्लॉक है? अब तो आजकल लोग सोना मोना बाबू से रात में 12-12 बजे तक बात करके सोते हैं और वहीं फ़ोन में अलार्म लगाया और रख दिया फ़ोन बगल में। हमारे टाइम पे हमारे पास अलार्म क्लॉक होती थी, हम उस पर ऐसे अलार्म लगाते थे, फिर ये ऊपर होता था बंद करते थे। चलो ये सब जाने दो, है तुम्हारा सोना मोना बाबू क्या? सोचने मतलब जाना भी, पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। तो देखो ये अलार्म क्लॉक हम लोगों ने चालू कर दी है। अभी जो अलार्म क्लॉक से साउंड वेव्स निकलेंगी, अलार्म क्लॉक क्या करती है? हल्ला करती है, जिससे सुबह हम इरिटेट हो जाते थे। तो इससे साउंड वेव्स निकलेंगी और कई सारी साउंड वेव्स निकलेंगी। हमने एक कंसीडर की कि वो साउंड वेव्स ऐसे निकली और यहाँ पे जा इस डायरेक्शन वाली साउंड वेव को हमने कंसीडर किया। ये ऐसे निकल रही है और यहाँ पे अपन ने वो लकड़ी का पार्ट लगा रखा है, तो वो लकड़ी के पार्ट से स्ट्राइक करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ से ऐसे साउंड वेव जा रही थी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और एक कार्टून अपन ने इसलिए लगाया है क्योंकि वो उससे बस पास होने वाली, अपन जितने भी पास हों साउंड वेव्स वो अपन को यहाँ पे सुनाई दे सके। देखो जो भी कार्टून से ऐसे पास होंगी वो यहाँ से फिर स्ट्राइक करेंगी, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी और ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि ये जो है वो इंसिडेंट साउंड वेव है और यहाँ पे क्या है, ये वाली रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है। और ये अपना कान है जिससे अपन ऐसे कान लगा के सुन रहे हैं। कान जैसे लग नहीं रहा है बट मेरी ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। हंसना नहीं यार, नहीं बनती मुझसे। तो यहाँ पे कान है अपना, इसमें अपन कान लगा के ऐसे करके सुन रहे हैं। अलार्म क्लॉक से क्या निकल रही है? इंसिडेंट साउंड वेव्स निकल रही हैं और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर ये वापस ऐसे ईयर पे यहाँ पे सुनाई दे रही है। और यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री का है तो यहाँ पे भी ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। ड्राइंग पे लग नहीं रहा है बराबर बट वो होता है इक्वल है, ठीक है। जो भी एंगल जितने भी एंगल से जो साउंड वेव्स रहेंगी वो इंसिडेंट रहेंगी, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होंगी। अब ये वाला एंगल कई लोग लेके नहीं बैठना, ठीक है। ये वाला एंगल नहीं लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। समझ में आ गया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी तक हमने ये समझ लिया कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है, हार्ड वॉल से रिफ्लेक्ट होता है, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अपन वो रिफ्लेक्शन तो हमें पता है कि साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है बट उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, वो हमारी लाइफ में कैसे हम देख सकते हैं कि सच में जो साउंड होता है वैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो जब हम लोग छोटे में वो छोटा भीम देखते थे और उसमें वो जो महाराज के लोग आते थे कुछ गांव में अनाउंसमेंट करने के लिए, तो देखते थे वो मेगाफोन की तरह एक चोंगा टाइप में लिए रहते थे ना, जो अभी जब रामायण होती है किसी की भागवत होती है तो अपन देखते हैं वो चोंगा लगा दिया गया है, लाउड स्पीकर से वो बजता है ना, तो वो मेगाफोन जिसे हम कहते हैं। मेगाफोन और बल्ब हॉर्न में वो यूज होता है। मेगाफोन कैसे, यहाँ पे हमने लिया, उसमें बोल रहे हैं, जब हम यहाँ से ऐसे इस पे बोलते हैं तो ये हम किसी का मान लेते हैं मुंह है ऐसा, ठीक है, और यहाँ से वो बोल रहा है, ये उसका ऐसे फेस है, खोपड़ा जो भी होगा, ठीक है, ये ऐसा है उसका, यहाँ से ये बोल रहा है इंसान, ठीक। फिर जब बोल रहा है यहाँ से कम स्पेस में हम बोल रहे हैं और यहाँ से जब बोलेंगे तो यहाँ से ना ये साउंड जो है वो इन सरफेस पे पूरी आवाज इस पे आ रही है, साउंड की जो आउटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा कंटिन्यूसली और जितना ज़्यादा सरफेस ऐसे बड़ा होता जाएगा तो उतने ज़्यादा एरिया पे वो आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। ऐसे बल्ब हॉर्न क्या होता है, जिसके पास पुराने ज़माने में जब लोग साइकिल चलाते थे, अब तो साइकिल चलाने वाले लोग भी पतले होने के लिए साइकिल चला रहे हैं, काम करने के लिए नहीं। तो बल्ब हॉर्न जो होता था पुराने ज़माने में, जिसके साइकिल में जो घंटी होती है वो नहीं होती थी, तो इस टाइप में वो लिया रहता था, यहाँ पे हवा भरती थी और जब इसे यहाँ पास वो ऐसे ऐसे इसे दबाता था तो यहाँ से साउंड निकलता था। तो इसका भी वो ऐसे बनाया जाता था, यहाँ से ये कनेक्टेड होता था ऐसे और ये लास्ट में ऐसे बड़ा सा रहता था, ये ऐसे छोटे फिर ऐसे बड़ा सा रहता था, तो उससे साउंड जो है वो ज़्यादा दूर तक दूर एरिया पे तक निकलता है। तो यही लिखा हुआ है, मेगाफोन एंड हॉर्न बल्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऐसे 3 पॉइंट्स पूछ लेता है। ये पहला पॉइंट है कि एप्लीकेशन क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। तो पहला लिखेंगे हम, मेगाफोन एंड हॉर्न बल्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और यहाँ पे अभी भी मेरी ड्राइंग पे ये जो इंसान बना हुआ है कोई हंसेगा नहीं,
और अब हमें वो मैथ जब मैं ड्राइंग मैम पढ़ाया करती थी तो अब उनकी मतलब अहमियत हमें समझ में आती है कि जिनके ऊपर हमने आज तक ड्राइंग क्या काम आती है, तो अब समझ में आता है कि ऐसे फिर चिट्टी गोटे हम बना पाते हैं। हमसे तो ड्राइंग आती नहीं है बिल्कुल भी। तुम लोग में से किसकी किसकी ड्राइंग अच्छी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मेरी तो बहुत खराब है यार। फिर सेकंड एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जब हम डॉक्टर्स को देखते हैं वो कान में ऐसे लगाए रहते हैं, और जब छोटे बच्चों की तबीयत खराब होती है तो ऐसे उनके चेस्ट पे वो लगा के देखते हैं, इसे डायफ्राम कहते हैं। तो इसे लगा के जब देखते हैं तो वो उसके अंदर जो अपन को डॉक्टर जो है वो अपनी हार्ट बीट सुन पाते हैं। तो कैसे सुन पाते हैं, ये रबर की अपन को दिखती है, इसमें भी ना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। ये रबर का होता है बाहर से, और ये ईयरपीस अपन कहते हैं इसे, जिसे डॉक्टर अपने कान पे लगाते हैं, और इसे अपन डायफ्राम कहते हैं। तो इस रबर पे होता क्या है कि जो साउंड है, जैसे ये डायफ्राम है, इस पे जो अपने हार्ट की जो बीट्स है, हार्ट बीट्स का जो साउंड रहता है वो इस पे ट्रेवल आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। तो फिर ये ट्रेवल कैसे करता है, ऐसे से ये ट्रेवल करता है, और यहाँ से कंटिन्यूसली क्या होगा, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ ऐसे कंटिन्यूसली जाता है। और ये जाता जाता है तो फिर ये डॉक्टर के कान तक पहुँचता है, और डॉक्टर फिर उससे जो भी समझ पाते हैं, या मुझे तो बायोलॉजी वाली में स्टूडेंट नहीं रही यार, मैं मैथ्स वाली थी तो मुझे इसके आगे नहीं पता, बट यहाँ से वो कान पे ऐसे साउंड वेव्स जो रहती हैं अपने हार्ट की, वो इस तरह से कान तक पहुंच पाती है। सो सेकंड एप्लीकेशन पे अपन क्या लिखेंगे, स्टेथोस्कोप इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या स्टेथोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फिर थर्ड एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड क्या होता है, वो एक कॉनकेव शीट तरह से होता है, ऐसा कॉनकेव शीट होता है जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं उनकी सीलिंग पे वही लगा रहता है। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल से बताती हूँ, यहाँ पे मान लो एक नेता है, वो नेता कैसे सो कॉल्ड नेता है, वो स्पीच दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो वो ऐसे क्या लोग दिमाग लगाते हैं, या बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या ऐसा दिमाग लगाते हैं कि जो नेता है, सो कॉल्ड नेता है, वो जो स्पीच दे रहे हैं वो सब तक सुनाई दे। तो वो जो नेता के पीछे जो एक ये साउंड बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, या फिर वो दीवार के ऊपर ऐसे कॉन्केव सा, ऐसे जैसे ये दीवार है उसके आगे ये ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जब ये साउंड जो है यहाँ पे जाएगा तो इससे रिफ्लेक्ट होगा, और ये फिर ऐसे ये सीधा जाता जाएगा, ठीक है, ये सीधा गया तो सीधा ही आ गया, यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये सीधा, तो ये दूर तक ऐसे जब सीधे साउंड वेव्स ट्रेवल करने लग जाएंगी तो ये दूर तक के लोगों को बैठ के सुनाई देगी उनकी स्पीच, ठीक है। और ऐसे ही जैसे ये स्पीच वाला केस था कि जब लोग स्पीच देते हैं तब कैसे होता है, मैं बड़े बड़े हॉल की कॉन्सर्ट की बात कर रही हूँ, हमारे नॉर्मल आसपास के गांव में ऐसा नहीं होता, वो तो पंडाल लगा के ही स्पीच दे के चले जाते हैं ना। अब यहाँ पे कोई जब ये वायलिन बजाता है, बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं, वायलिन बजा रहा है, ये इंसान है हमारा, ये वायलिन बजा रहा है, और यहाँ पे इसकी ऑडियंस पूरी दूर दूर तक बैठी हुई है, तो उसके जो बड़े बड़े हॉल की जो कॉन्सर्ट की सीलिंग ऐसे कॉनकेव शेप में बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो साउंड वेव्स जाएगी वो यहाँ ऊपर से रिफ्लेक्ट होगी, और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे दूर पे जाएगी, क्योंकि एंगल जो होता है उसके रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल वो सेम रहता है। तो यहाँ से वो गई ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से ये गई ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से ये गई, और ऐसे जाते जाएंगे, और दूर दूर तक ऐसे ये रिफ्लेक्ट होती जाएंगी, और ये दूर तक के लोगों को सुनाई देगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द साउंड बोर्ड इज अ कॉन्वेक्स बोर्ड विच इज placed behind the speaker in large hall or auditorium so that his speech can be heard easily even by the person sitting at some distance। और वही सीलिंग वाला केस यहाँ पे लिखा हुआ है, the ceiling of concert hall are made curved so that the sound after reflection from the ceiling reaches all the part of the hall। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इको। जैसे जब अपन चिल्लाते हैं तो जो आवाज वो गूंजती है उसी को अपन कहते हैं इको। जो आवाज गूंज रही है उसे अपन क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में इको। हिंदी भाषा में नहीं, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में अपन इको कहते हैं।
जब हम चिल्ला रहे हैं और वो आवाज़ जो वॉल है उससे रिफ्लेक्ट होकर अपने वापस आ रही है, और उसी को अपन कहते हैं इको। हम चिल्ला रहे हैं, वॉल है, वहाँ से साउंड वेव्स, हम चिल्ला रहे हैं तो क्या निकल रहा है, साउंड वेव्स वॉल में जाएंगी, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक आएंगी और हमें दोबारा से वही साउंड वेव्स जो है वो सुनाई देगी, और उसी को हम कहते हैं कि आवाज़ जो है वो गूंज रही है, इको जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इको की डिफाइन देखते हैं क्या है, द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एन इको। क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, यहाँ से वेव्स जा रही है, साउंड वेव्स गई, उसका रिफ्लेक्शन हुआ और वो वापस आ रही हैं, रिपीटेशन हो रहा है, और उसी को अपन कहते हैं क्या होता है, इको। द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इको। समझ में आ गया ये चीज। फिर नेक्स्ट चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वी नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स दैट इट ट्रेवल्स 344 मीटर इन 1 सेकेंड। देखो, जो साउंड की जो स्पीड होती है वो 344 मीटर पर सेकेंड होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार साउंड तो बड़ा हैवी ड्राइवर निकला, तो वो साउंड हैवी ड्राइवर है। साउंड की स्पीड क्या होती है, 20 डिग्री सेल्सियस पे, अपने रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं कि जो हम रूम पे बोलते हैं उसकी स्पीड कितनी होती है। साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, साउंड 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चल सकता है, 1 सेकेंड में साउंड 344 मीटर डिस्टेंस चल सकता है। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता करना है कि जो इको है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, है ना। तो एक वॉल है और उससे हम 344 मीटर दूर खड़े हो जाते हैं, कोई भी दीवार है ये, और उससे हम 344 मीटर दूर खड़े हो जाते हैं। तो जब हम यहाँ से बोलेंगे तो वो जो दूर 344 मीटर दूर वॉल है, वहां तक साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वहां तक साउंड को पहुंचने में 1 सेकेंड लगेगा। और फिर जो वॉल है वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होगा, तो वहां से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से साउंड गया तो 344 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकेंड में, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर अपन तक आएगा तो वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना 344, कितने सेकंड में कवर करेगा, सेम 1 सेकंड उसको जाने में लगे थे और वहां से लौटने में भी उसको 1 सेकंड लगेगा। तो अपन टोटल टाइम क्या हुआ, 1 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें दोबारा से इको, जो आवाज गूंजेगी वो हमें कितने टाइम में सुनाई देगी, 2 सेकंड में। 1 सेकंड जाना हो गया, 1 सेकंड आना हो गया। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, So if we shout at a wall from 344 meter away, the sound takes 1 second to reach the wall. 1 सेकंड उसको वॉल तक पहुंचने में लगा, और फिर the sound reflects from the wall, जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होगा, and take 1 second to reach to us. फिर उसको 1 सेकंड लगेगा अपन तक पहुंचने के लिए। So we can hear the echo 2 seconds after we shout. अपन को इको जो है, जो आवाज जो गूंजती है वो कितने सेकंड में सुनाई देगी, 2 सेकंड में इको को सुन पाए। इससे पहले अपन ये चीज जो मैंने लिखी है इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर अपन को मिनिमम डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कितना हमें वॉल से या कोई सरफेस से दूर होना चाहिए ताकि हम इको सुन पाए, वो समझेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ह्यूमन ईयर कैन हियर 2 साउंड सेपरेटली only if there is a time interval or time gap of at least 1/10 of second, which means 0.1 second between them. देखो, इंग्लिश तो पढ़ लिया, मैं शुद्ध हिंदी में बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। जब हमारी मम्मी बोल रही है, दीदी बोल रही है, कोई भी बोल रहा है, तो हम 2 साउंड को सेपरेटली कब सुन पाते हैं, जब मम्मी ने बोला और दीदी ने बोला। जब मम्मी और दीदी के साउंड को बोलने में 1/10 मतलब कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, जो कि कहते हैं, जो कि हम कह सकते हैं 0.1 सेकेंड, जब 2 लोग के बोलने में या फिर 2 जगह से साउंड वेव्स आने में जब 0.1 सेकेंड का जो डिफरेंस रहता है, मतलब कि मम्मी ने बोला फिर उसके बाद 0.1 सेकेंड बाद दीदी ने बोला, तब हम साउंड को अलग अलग सुन पाते हैं। और अगर
0.1 सेकेंड से कम टाइम के बीच में दो लोग साथ में बोले तो हमारा जो साउंड रहता, साउंड नहीं, जो हमारा कान रहता है, ईयर रहता है, वो दो साउंड को एक ही साउंड मान के सुनता है, मतलब कि अपन को क्लियरली सुनाई नहीं दे पाता। अपन कह सकते हैं कि जब दो लोग के बोलने से या फिर दो जगह से साउंड आने पे, जब साउंड आता है तो अपने कान पे क्लियरली, ईयर्स पे क्लियरली कब सुनाई दे पाता है, जब वहाँ पे 0.1 सेकेंड जो कि 1/10 ऑफ 1 सेकेंड होता है, तब अपन को साउंड क्लियरली सुनाई दे पाता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम डिस्टेंस इको सुनने के लिए। तो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम। स्पीड, अपन को स्पीड किसकी चाहिए यहाँ पे, साउंड की, वो हमें पता है कि कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड होती है। और डिस्टेंस ट्रेवल हमें कैलकुलेट करना है, इसे हम डी मान लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल कितना, इको सुनने के लिए कितना साउंड को डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, कितना दूर हमें खड़े होना चाहिए। और टाइम हमें पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम किसका, इको सुनने का। और इको अपन कब सुन पाएंगे, जब दो साउंड को अपन अलग अलग सुने, और दो साउंड को हम अलग अलग कब सुन पाते हैं, जब उनके बीच में कितने का डिफरेंस रहे, 1 सेकेंड का 1/10, मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, जो कि हमने बताया अभी कितना होता है, 0.1। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 344 इंटू में 0.1 जब अपन करेंगे इक्वल टू डी, तो कितना आ जाएगा, 34.4। ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड in 1/10 सेकेंड इज 34.4 मीटर। जो साउंड है 1/10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 34.4। 1 सेकेंड में कितना कर रहा था, 344 मीटर। तो 1 सेकेंड के 10वें हिस्सा मतलब कि 0.1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 34.4 मीटर। अभी आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो साउंड है वो 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में साउंड कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 344 मीटर पर सेकेंड। और फिर ये साउंड यहाँ पे वॉल पे जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, 2x की स्पीड में बोल रही हूँ, ये मत सोचना कि इस स्पीड पे हो गई है, ठीक है। जो साउंड है वो 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 344 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जब साउंड 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ गया, 1 सेकेंड अपन जब खड़े हो रहे थे 344 मीटर दूर एक वॉल थी, तो यहाँ से साउंड 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाने पे 1 सेकेंड लिया, फिर वापस आने पे वो 1 और सेकेंड लिया, तो टोटल टाइम कितना लग रहा था, 2 सेकेंड अपन को इको सुनने के लिए, जब अपन 344 मीटर पर सेकेंड दूर है। अब यहाँ पे क्या आया है कि वो साउंड जो है वो 0.1 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 34.4। अब मैं नॉर्मल स्पीड से पढ़ा रही हूँ। जो 0.1 सेकेंड पे जो साउंड है वो कितनी स्पीड से कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसके लिए, 34.4। अब ये जो डिस्टेंस आया है वो 2 सेकेंड के लिए आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कैसा आया है, एक बार ये जाने का डिस्टेंस और साउंड के आने का डिस्टेंस, ठीक है। एक बार ये साउंड वेव्स जा रही है और एक बार आ रही है, तो ये टाइम कितना हुआ, जाने और आने का दोनों का डिस्टेंस है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है कि हमें इतना बस फाइंड करना है कि हम कितना दूर बस खड़े हो जाए। ये पूरी दूरी बता रहा है कि हमको अगर चल के जाना है तो 34.4 मीटर का डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना पड़ेगा। बट हम किस यहाँ पे इंटरेस्टेड किस चीज़ को फाइंड करने में, कि बस हमें इको सुनना है और हम एक दीवार से कितनी दूरी पे खड़े हो जाए ताकि हम इको को सुन पाए। तो इसका हाफ होगा, क्योंकि ये जाने और आने का दोनों का है, तो हम इसे हाफ कर देंगे। तो सिर्फ हमें जाने का कि साउंड को जाना है, इतना दूर साउंड जाए कि हमें इको सुनाई दे पाए, तो वो कितना हो जाएगा, 17.2। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको इज 17.2 मीटर। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अपन ने इसको हाफ क्यों किया है, क्योंकि ये जाने और आने दोनों का डिस्टेंस था और हमें सिर्फ इस चीज़ पे इंटरेस्ट है किस फाइंड करने में
कि सिर्फ हमें इतना बता दो कि हम कितना दूर खड़े हो जाते, तो 17.2 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाना और तुम्हें इको सुनाई देगा। आज जाके ट्राई करना, अब स्केल लेना और मेजर करके लगाना और फिर देखना इको सुनाई देता या नहीं देता। लेकिन उसमें भी कंडीशंस रहती हैं कि अच्छी तरह से इको अपन को कब सुनाई देगा। जैसे हम लोगों ने देखा होगा जब हमारा घर बन रहा था या फिर आपका घर जहाँ पैदा हुए थे पहले से बना था, कोई भी कंडीशन हो सकती है, जब खाली रूम अपना रहता है तो अपन को इको आवाज गूंजती है ना। और वही जब कमरे में हम बेड रख देते हैं, काउच रख देते हैं, सोफा रख देते हैं, तो वो जो इको है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों प्रोड्यूस नहीं होता है? क्योंकि जो स्पंज रहता है या फिर जो सोफा रहता है, बेडशीट अपनी रहती है, वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये अभी आगे आएगा तो मैं अच्छे से इसको क्लियरली बताऊंगी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि जो साउंड की स्पीड रहती है वो एयर पे अलग रहती है, वाटर पे अलग रहती है और गैसेस में गैसेस तो एयर ही हो गया, मतलब अलग अलग मीडियम में जो स्पीड रहती है साउंड की वो अलग अलग रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इको सुनने के लिए अपन ने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है जो कि 17.2 मीटर, वो चेंज हो जाएगा अगर टेम्परेचर चेंज होगा या फिर अपनी मीडियम चेंज होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द डिस्टेंस 17.2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। हम लोगों ने क्या कंसीडर करके 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में भी यही पूछा जाता है, 9th के एग्जाम में इससे ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता चल गया कि 17.2 होती है। लेकिन ये टेम्परेचर जब अपन 25 डिग्री सेल्सियस कर देंगे या बढ़ाएंगे कम करेंगे तो ये डिस्टेंस भी चेंज होगा, है ना। और फिर यहाँ पे लिखा है, सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ऑन अ हॉट डे देयरफॉर एन इको इज हियर्ड सूनर ऑन अ हॉट डे। हमने ये स्टडी किया था कि जो स्पीड रहती है, साउंड की स्पीड रहती है, वो हॉट डे में मतलब गर्मी के दिनों में ज़्यादा रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इको जो हमें सुनाई देता है वो एक हॉट डे में, गर्मी के दिनों में हमें जल्दी सुनाई देगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को हॉट लोगों की याद आ रही है, बहुत पिटाई होगी, याद रख लो। तुम लोग 9th क्लास में हो, पढ़ाई में दिमाग लगाओ, अभी ये फिजिक्स है, 9th 10th में और लेवल बढ़ता है, तो ये सब हॉट लोगों के चक्करों में ध्यान मत दो, पढ़ने लिखने में दिमाग लगाओ, जिसमें तुम्हारा सार है, पढ़ाई लिखाई में सार है, बाकी सब बेकार है। ये तो अपने जीवन के गांठ बांध लो यार, तुम लोग अभी 9th में हो, बच्चे हो छोटे छोटे, ठीक है। हॉट लोगों के बारे में नहीं सोचना है। आप कहोगे मैम आपका भी दिमाग चलता है, तो बेटा मैं इस फेज से जा चुकी हूँ, मैंने खुद देखा है लोगों को डाइवर्ट होते ट्रैक से, पढ़ाई पर दिमाग में लगा के। 9th क्लास एक ऐसी एज है जहाँ पर हम बिगड़ना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, ये सब चीज़ें उसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, when the sound travels in water then the minimum distance to hear an echo will be different। वही चीज़ मैंने बताया कि अगर साउंड जो है वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, स्पीड डिफरेंट है तो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है इको सुनने के लिए वो भी डिफरेंट होगा, है ना। समझ में आई बात? ये जो हम लोगों ने वो किया है, मिनिमम डिस्टेंस का भी जो कॉन्सेप्ट समझा है उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। गिवन है, a man claps and hear an echo after 4 seconds. The speed of sound is 330 meter per second. Calculate the distance of the man. इस पे ऐसा कह सकते हैं कि एक मैन है जो कि माउंटेन पे या पहाड़ पे खड़ा और वो ताली बजा रहा है, ठीक है, और उसका जो इको वो ताली दोबारा से बजती, जैसे अपन चिल्लाते हैं माउंटेन पे खड़ा होकर वाह, तो वो वापस से वहां से आवाज आती है। तो वही है कि एक मैन है वो ताली बजा रहा है माउंटेन पे खड़े होके और वो 4 सेकंड बाद इको को सुन पाता है, ठीक है। तो अब हम, और वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, हो सकता है भाई माउंटेन पे स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, ज़्यादा होती है, तो वही इस साउंड की जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द मैन। यहाँ पे ऐसा दिया होना चाहिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा कि किससे क्या डिस्टेंस की बात हो रही है, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं अ मैन क्लैप्स इन माउंटेन कर लेते हैं, इन माउंटेन, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द मैन, ठीक है, माउंटेन फ्रॉम द मैन। तो अपन को डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम। अब देखो यहाँ पे स्पीड कितनी गिवन है 330, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है
टाइम कितना गिवन है 4, तो 4 को वहाँ ले जाओ 0, 3 4 जा 12, 1 और 0 आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 30, 1 3 2 0, डी आ गया। अब ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस को अपन हाफ करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द मैन। तो 1 3 2 0 को जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 जा 0। सो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 660 मीटर। डिस्टेंस कितना क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द मैन विल बी 660 मीटर। यहाँ पे मेरे इंक ने की बोलती बंद हो गई, लेकिन आप लोगों की अभी वीडियो लाइक नहीं हुई। सच में यार तुम लोग मतलब लाइक करो वीडियो को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्बरेशन। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। क्या होता है मैं समझाती हूँ। देखो जब अपन बड़े बड़े हॉल में, कॉन्सर्ट हॉल में रहते हैं तो वहाँ से जो हॉल की तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जो थोड़ा बहुत इको प्रोड्यूस होता है उसी को अपन रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे थोड़ा बहुत इको प्रोड्यूस होता है बेसिकली वही होता है। ठीक है, अब वहाँ पे अपन को इको सुनाई क्यों नहीं देता, वहाँ पे तो हम गाना अच्छे से सुन पाते हैं। तो ये जो रिवर्बरेशन होता है इसको हम रिड्यूस करते हैं, तरीके होते हैं रिड्यूस करने के। समझा, रिवर्बरेशन होता क्या है, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिपिटेशन फ्रॉम द वॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। साउंड रिपीट कैसे होता है, वॉल जो कॉन्सर्ट हॉल है उनकी वॉल से साउंड जा रहा है और कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उससे थोड़ा बहुत इको भी प्रोड्यूस होता है। तो अब वही मेथड्स हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये ऐसी मेथड्स क्या हैं जो अपन रिपीटेड साउंड है उसको रिड्यूस कर सकें ताकि वो इको प्रोड्यूस ना करे। इको प्रोड्यूस करेगा तो अपन जो सिंगर है जो गाना गा रहा है उसका साउंड हम अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, तो लोग सुनने ही क्यों जाएंगे फिर कॉन्सर्ट पे, जब सुनाई ही अच्छे से नहीं देगा तो सुनने क्यों जाएंगे। तो वही तरीके होते हैं बड़े बड़े हॉल्स पे ताकि रिवाइब्रेशन को रिड्यूस किया जा सके। यहाँ पे गिवन है द मेथड फॉर रिड्यूसिंग रिवाइब्रेशन। फर्स्ट, कारपेट आर यूज्ड ऑन फ्लोर टू एब्जॉर्ब साउंड। जो अपन ऑडिटोरियम में जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे जो फ्लोर होता है वहाँ पे कारपेट बिछाया जाता है, क्यों, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। फिर जो वहाँ के बहुत बड़े बड़े डोर्स रहते हैं, विंडोज रहते हैं, वहाँ पे कर्टेन्स मतलब कि पर्दे यूज़ किए जाते हैं। जो पर्दे होते हैं, कपड़ा होता है, वो भी साउंड को क्या है एब्जॉर्ब करता है, तो उससे भी जो होता है वो साउंड जो है वो कम होता है और इको प्रोड्यूस नहीं होता है। सेकंड पे वही लिखा हुआ है हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन डोर्स एंड विंडोज टू एब्जॉर्ब साउंड। थर्ड गिवन है द मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी आर यूज्ड फॉर मेकिंग सीट्स इन बिग हॉल्स। जो हॉल्स में बैठने की सीट होती है, कई जगह तो लोग खड़े होकर गाना सुनते हैं, ऐसे ऐसे हाथ लहराते रहते हैं, बट वो आगे भी जो सीट्स जो लगी रहती है वो ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है जिस कपड़े की या वो मटेरियल की साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी हो। वो जो कपड़ा हो उसमें जो कुशन यूज हुआ हो वो साउंड एब्जॉर्ब करे। साउंड एब्जॉर्ब करेगा तो जो इको है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, किसी के मन में क्वेश्चन अराइज हुआ कि मैंने कैसे कह दिया कि जो सीट्स जिस मटेरियल की बनती हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं, या फिर जो कर्टेन्स रहते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके पहले तो हम कह रहे थे कि जो वॉल रहती है, दीवार रहती है, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करती है, वॉल साउंड को रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो कर्टेन्स हैं या फिर फ्लोर पे जो कारपेट बिछा रहता है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कैसे पता चला? तो यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखा हो, इसे देखते हैं। द सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। जो सॉफ्ट होते हैं, क्या ये अपनी दीवार सॉफ्ट है? दीवार सॉफ्ट नहीं है। क्या दीवार को ऐसे ऐसे छूते हो? नहीं छूते, वो एकदम प्लेन है। दीवार सॉफ्ट नहीं है, दीवार हार्ड है। ठीक है, वॉल हार्ड होती है, इसीलिए वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड है, मतलब कि साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। और जो अपना कारपेट होता है वो ऐसे ऐसे अपन मोड़ सकते हैं उसको, वो सॉफ्ट होता है, उस पर छेद भी होते हैं ना, पोरस भी होता है, तो वो क्या है? बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। साउंड उससे रिफ्लेक्ट नहीं होता। साउंड जो प्लेन है, जो स्मूथ सरफेस है और हार्ड सरफेस है, उससे रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जो पोरस है, जिसपे छेद है, और जो सॉफ्ट है, उससे साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये लिखा है द सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड
जो कारपेट है उसे साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल आर एक्चुअली गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। जो कारपेट है, कर्टेन्स हैं और भी जो चीजें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं साउंड को, ठीक है। और जो वॉल होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। जो कर्टेन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और जो वॉल होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए क्लियर करके बता रही हूँ ताकि आप जब बुक रीडिंग करते हो, एनसीईआरटी बुक रीडिंग करते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट को हम समझ पाएँ। इसीलिए मैं यहाँ पे धीरे धीरे पार्ट्स में तोड़ तोड़ के आप लोग को समझा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो पाए, थोड़ा सा फिजिक्स में इंटरेस्ट ताकि बना रहे, क्योंकि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट किसी को नहीं समझ आता, हमें भी नहीं आता था, 4 बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती थी। इसीलिए आराम से धीरे धीरे समझ लो, फिर अपनी बुक रीड करोगे, एक रीडिंग में पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन। वो कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड रहता है जो अपन सुन पाते हैं। सबसे पहले अपने आप सोच रहे होंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। वीडियो फर्स्ट में बताया था, लेकिन फिर से मैं एक बार थोड़ा सा बता रही हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे ये अपनी ये साउंड वेव जो ट्रेवल करती थी, कितनी कंप्लीट साइकिल 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि ये एक कंप्लीट साइकिल है, दूसरी ये कंप्लीट साइकिल है, तो कितनी ऐसी कंप्लीट साइकिल 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अपन ह्यूमन बीइंग है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन पाते हैं। जो डॉग होते हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी अलग रहती है, ह्यूमन बीइंग के लिए अलग रहती है। जो एलिफेंट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग रहती है। जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग रहती है सुनने के लिए। तो अपन ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे पहले देख रहे हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे कि अब ह्यूमन बीइंग के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन। हम नॉर्मली ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, उस रेंज के बीच में जो साउंड लाई करता है वो अपन सुन पाते। जैसे आप मुझे सुन पा रहे हो क्योंकि मैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच में मैं बोल रही हूँ। मैं 20 हर्ट्ज से कम में नहीं, मैं 18 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से नहीं बोल रही। मैं वैसे तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, अगर मैं बोल रही होती तो आप नहीं सुन पाते, क्योंकि वो ह्यूमन के रेंज में ही नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग कहाँ से कहाँ रेंज तक की में सुन पाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए सुन पाने के लिए। अब फिर नेक्स्ट है ऑडिबल साउंड क्या होता है। ऑडिबल साउंड मतलब अपन जो साउंड सुन पाते हैं वो क्या होता है। ऑडिबल साउंड को डिफाइन क्या कैसे करेंगे, नॉर्मल है, द साउंड विच वी कैन हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड and inaudible sound, the sound which we cannot hear are called inaudible sound। ऑडिबल साउंड जिसे तुम सुन पाओ, इनऑडिबल साउंड जिसे तुम ना सुन पाओ। और यहीं पे एक घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि वो ऑडिबल साउंड की रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब पूछ लेगा कि ह्यूमन बीइंग के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब वही पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो हम लिखना यहाँ पे लिखना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, क्योंकि ऑडिबल साउंड क्या होता है, ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग किस फ्रीक्वेंसी में बोलेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक में, तो वही ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा होगा कि लोग डॉग्स का यूज करते हैं डिटेक्टिव के केसेस में और भी चीजें, तो वो जो डॉग होता है वो जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को और सुन सकते, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन पाते हैं। लेकिन जो डॉग होता है वो 20 हर्ट्ज से कम की भी फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है। अब जैसे कि अर्थक्वेक आता है, तो अपन को अर्थक्वेक जब माइनर रहता है, अर्थक्वेक कम रहता है, तो अपन को सुनाई नहीं देता, मतलब उसकी जो आवाज़ें रहती है वो अपन को सुनाई नहीं देती। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं, डॉग होते हैं, वो जब माइनर एकदम हल्का सा अर्थक्वेक आता है, जैसे कहा जाता है कि 40 से 50 अर्थक्वेक डेली अर्थ में आते रहते हैं, लेकिन वो ह्यूमन पता नहीं लगा पाता, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी रेंज को सुन नहीं सकते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से कम है। लेकिन जो डॉग होते हैं, बर्ड होते हैं, वो
20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी जो कम होती है उसे भी सुन सकते हैं। इसीलिए डॉग को डिटेक्टिव केसेस में यूज़ किया जाता है। और अपन ने देखा होगा बर्ड कभी कभार एकदम से मचलने टाइप में लगती है, तो यही होता है कि उन्हें आवाज़ें आ रही होती है। और यहाँ पे ये मत बोलना कि हम इंसान को भी तो कुत्ता बोलते हैं तो वो उसे क्यों नहीं सुनाई देता, वो आपके मजाक की बात है। अब ये भी मत बोल देना यार कि मैंने डॉग को हिंदी में बोला तो मैं गाली दी हूँ। मैं डॉग को गाली ऐसा कंसीडर नहीं करती, सीरियसली बता रही हूँ यार। एनिमल्स नेम ले रहे हैं, एलिफेंट, डॉग, तो डॉग गाली नहीं हुई ना, गलत बुरा नहीं मानना, मैंने ऐसे एग्जाम्पल देके बोला है। अब हमने देखा कि ऑडिबल साउंड क्या होता है, अब हम देख रहे हैं इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है। ह्यूमन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कहाँ से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब देखो जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड रहता है वो हम सुन नहीं पाते। 20 हर्ट्ज से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है उस साउंड को हम सुन नहीं पाते और उस साउंड को कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और जो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा रहती है वो साउंड को भी हम सुन नहीं पाते। जो साउंड का 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हम सुन नहीं पा रहे हैं और वैसे साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई डिफाइन लिखी हुई है, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है और हम नहीं सुन पा रहे उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड की डिफाइन है, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है और हम सुन नहीं सकते उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड आर नॉट हियर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। पहले ही बता दिया क्योंकि इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहती है इसलिए हम नहीं सुन पाते और अल्ट्रासोनिक की 20,000 से ज़्यादा रहती है इसलिए हम सुन नहीं पाते। ठीक है, तो डेट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे इन वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो, मस्ती के साथ हम फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इन वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड। और यार जीवन में कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं अपन, मुसीबतें हैं, परिस्थितियाँ सही नहीं है, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, दिमाग किसी भी फील्ड पे जा रहा हो कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया। पहली बात तो ये दोस्त वगैरह से इतनी दोस्ती मत रखा करो, नॉर्मली मैं बता रही हूँ। दोस्त नाराज़ हो गया, गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई, बॉयफ्रेंड नाराज़ हो गया, आप बोलोगे आप हमेशा लड़कों को ही क्यों बोलते हो, मैं लड़कियों को भी बोल रही हूँ। लड़कियाँ नाराज़ हो गई, लड़के नाराज़ हो गए, ये सब चीज़ों पे कुछ मैटर नहीं करता यार। एक चीज़ याद रखो, पढ़ाई करना है अपन को, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ रहेगी और बाकी सब कुछ नहीं। दोस्त यार तो कभी काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने से बिल्कुल नहीं डरना है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।